नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। और मैं संतोष जी के पास जाऊं उससे पहले आपको बताऊं कि काफी समय बाद आज हम स्पेशल कवरेज न्यूज पर प्रोग्राम दे रहे हैं। और प्रोग्राम जबरदस्त है। प्रोग्राम तथ्यों पर है और सबूतों पर है। आखिर क्यों चुनाव आयुक्त ने इतनी बड़ी बात एक पोस्ट के माध्यम से संदेश दे दिया कि भैया अब आप जानो, आपका काम जाने, हम अब बहुत ज्यादा अपनी छीजा लेदर नहीं करा पाएंगे, बहुत हो गई। पूरा देश पूछना चाहता है कि राहुल गांधी रोज वोट चोरी का आरोप लगाते हैं और आप ना तो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, ना राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर लिखा रहे हो। आप हमें क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्यों नहीं? जब आपकी कोई कमी है तो सामने आ रहे हो। अब बिहार का कल वोट पड़ गए, वोट टर्नआउट लंबा चला गया, वोट पड़ गए 64.5%। अभी कुछ इजाफा होगा, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ आपके साथ कह रहा हूं। या हो सकता है बिहार और हरियाणा महाराष्ट्र के दबाव के बाद ये चुनाव आयोग आंकड़े यही असली रखे और काउंटिंग वाले ही दिन क्लियर करे। अभी दूसरे चरण का चुनाव बाकी है, जो 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 122 विधानसभा सीटों पर बाकी है। लेकिन बिहार में बड़ी तादाद में तेजस्वी राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ उमड़ रही। स्थानीय पत्रकार पहली बात कांग्रेस की बात करते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कोई सबसे अच्छा करेगा तो कांग्रेस करेगी। अब कितना करेगी ये तो 14 नवंबर तय करेगा। लेकिन संतोष जी, क्या दिखा दिया चुनाव आयुक्त ने? मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐसा क्या कर दिया? मोदी, शाह, नीतीश तीनों इकट्ठे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, फोटो बन रहे हैं, नए नए कटआउट बन रहे हैं, ऑफिस में लग रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में नीतीश का फोटो लगता नजर आ रहा है। क्या वजह हो गई एकाएक? शिव जी, सबसे पहले तो स्पेशल कवरेज न्यूज के तमाम दर्शकों को नमस्कार। और माफी भी चाहूंगा क्योंकि बहुत लंबे समय तक मैं इस पर आ नहीं पाया, कई तरह की व्यस्तताएं थी। लेकिन जब हम आए हैं तो एक बड़ी खबर लेकर आए। और हमारी एक पंचतंत्र की कहानियां हुआ करती थी शिव जी, जहाँ तक की कहानियां बचपन में आपने हमने पढ़ी होगी। अब आजकल की जनरेशन तो नहीं पढ़ पाती है क्योंकि जो सो कॉल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली जो सरकार आ रही है, वो पता नहीं सिलेबस कैसे रख रही है, क्या कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। लेकिन वो नहीं, उसमें एक चीज होता था कि अगर आपका शत्रु बुद्धिमान हो और अगर आपका दोस्त डैश 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 हो, दर्शक समझ गए होंगे, तो भी आपको शत्रु को चुनना चाहिए क्योंकि वो बुद्धिमान है तो वो बिलो द बेल्ट बात नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके दोस्त या आपका करीबी कोई ऐसा आदमी है जिसको अकल ही नहीं है, तो वो आपका नुकसान पहुंचाएगा। अब सुधांशु त्रिवेदी के शब्दों में कहूं तो ज्ञानेश कुमार जी, इसको शब्दशः मत लीजिएगा, लेकिन आपने नरेंद्र मोदी साहब की कलई खोल दी, आपने अमित शाह की कलई खोल दी। बंद कमरे में नहीं खोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं खोला, बयान देकर नहीं खोला, प्रेस रिलीज जारी करके भी नहीं खोला, बल्कि सीधे सीधे सोशल मीडिया पर लिख दी कहानी, लिख दी एक इबारत कि मोदी साहब हार रहे हैं, अमित शाह साहब हार रहे हैं। बंद कमरे में जो बातचीत हुई होगी, उस कमरे का खुलासा बाहर कर दिया। मोदी साहब के हाथ पांव पहले ही फूले हुए थे, अब और ज्यादा फूल गए। अमित शाह पहले ही घबराए हुए थे और अब ज्यादा घबराने लगे, क्योंकि बिहार तो हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है, दिल्ली हिलती हुई नजर आ रही है। बस यहीं से उनकी भाषा बदल गई। जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, वो हो गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यालय के अंदर नीतीश कुमार की तस्वीर लगा दी गई, नीतीश कुमार का कटआउट लगा दिया गया। अमित शाह बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की रैली पर आज उन्होंने बोला कि नीतीश कुमार ने जंगल राज को खत्म करने का काम किया है। इंतजार कीजिए, हो सकता है कि अगले एक दो दिन में नरेंद्र मोदी भी नीतीश चालीसा पढ़ते हुए नजर आए बिहार के चुनावी मंच पर। और यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में भी नीतीश कुमार का कटआउट लगा दिया जाए, नीतीश कुमार को बताने के लिए कि देखो भैया, हम तो पूरी तरह से दंडवत है, हम तो पूरी तरह से नतमस्तक है, आप हमें छोड़कर मत जाइएगा। इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ जाएगी। लेकिन दर्शकों से बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहूंगा शिव जी, जो नुकसान कर दिया ज्ञानेश कुमार ने, जो खुलासा कर दिया, वो जरा पहले आप दर्शकों को दिखा दे, फिर थोड़ा सा मैं विस्तार से उसको बताऊंगा। ये चुनाव आयोग का पोस्ट है। चुनाव आयोग इसमें बता रहा है कि भैया फेज 1 में हिस्टोरिकल वोटिंग हुई है, 64.66% टर्नआउट आया है। खूब अपना महिमा मंडन करते हुए नजर आया। लेकिन इस महिमा मंडन के साथ चुनाव आयोग ने, जो इससे पहले कभी नहीं बताता था कि भैया किस चुनाव में कितने मतदान हुए,
अखबारों को, टीवी चैनल वालों को खुद ही मेहनत करके निकालना पड़ता था, अलग-अलग निकालना पड़ता था। मुझे भी कई बार घंटों तक मेहनत करनी पड़ी। चुनाव आयोग ने सारा डाटा डाल दिया कि बिहार में लोकसभा चुनाव में कौन से चुनाव में आजादी के बाद से लेकर अब तक कब-कब कितना मतदान हुआ और विधानसभा चुनाव में आजादी के बाद से लेकर अब तक कितना-कितना मतदान हुआ। और जैसे ही ये आंकड़ा सामने आया, वैसे ही ये पता लग गया कि नरेंद्र मोदी हारने वाले हैं, अमित शाह हारने वाले हैं, बीजेपी का सपना टूटने वाले हैं। ये एक तरफ लोकसभा के चुनाव का आंकड़ा है, आजादी के बाद से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक का, और एक तरफ विधानसभा चुनाव का आंकड़ा है आजादी के बाद से लेकर 2020 के विधानसभा चुनाव तक। अब मैं दर्शकों को ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा, सीधे-सीधे दर्शकों के सामने रख देता हूं कि ये आंकड़ा ये बता रहा है और कैसे बता रहा है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एक तरह से इस बार बंटाधार कर दिया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पिछली बार उनके हनुमान यानी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का बंटाधार कर दिया था। और ये क्या बता रहा है, ये जो आंकड़े, जो तथ्य ज्ञानेश कुमार ने शेयर किए हैं, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने शेयर किए हैं और इसको बाकायदा पिन पॉइंट पे डाल दिया है, वो ये बता रहा है कि भैया जब-जब भी 5% से ज्यादा वोट का हेरफेर हुआ है, यानी 5% से ज्यादा वोटिंग बढ़ी है पिछले चुनाव के मुकाबले या 5% से ज्यादा वोटिंग घटी है पिछले चुनाव के मुकाबले, तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता का स्ट्रक्चर बदला है, गठबंधन के सत्ता का परिवर्तन हुआ है और एक नए युग की बिहार की राजनीति में एक तरह से शुरुआत हुई है। 5 का आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, 20 साल का आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन अगर 2 ढाई साल निकाल दिया जाए, बीच का एक टर्म निकाल दिया जाए थोड़ा बहुत, तो कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन की सरकार है वहां पर। और अब देखिए कैसे 1951-52 का चुनाव का आंकड़ा दे रखा है, पहला येलो में दे रखा है। एक बार शिव जी अगर स्क्रीन पे उसको दिखा सके, जो ज्ञानेश कुमार ने शेयर किया है। ये सबसे कम मतदान पहला विधानसभा चुनाव, हालांकि उस समय कई तरह की दिक्कतें भी थी, कई तरह की व्यवहारिक दिक्कतें भी थी, लेकिन फिर 57 का चुनाव आया, 62 का चुनाव आया और 67 का चुनाव आया। यही सबसे बड़ा खेला हो गया। 62 के चुनाव में 1962 के चुनाव में ध्यान दीजिएगा, 1962 के चुनाव में 44.47% वोटिंग हुई, लेकिन 1967 के चुनाव में ये जो वोटिंग है वो 51.51 पहुंच गई, यानी लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई और 20 साल बाद बिहार में विदाई की बेला आ गई। किसकी? 47 से लेकर 57 तक राज करने वाले कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि 67 में पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, क्योंकि पहली बार बिहार के विधानसभा चुनाव में 7% के लगभग ज्यादा मतदाताओं ने पिछले चुनाव के मुकाबले वोट किया और सरकार। अब 1980 में आ जाइए, 1980 में भी कुछ इसी तरह से हुआ। 1977 के विधानसभा चुनाव में 50.51% वोट हुई और 1980 के विधानसभा चुनाव में 57.28%, यानी लगभग 6.75% वोट ज्यादा पड़े, यानी 5% से ज्यादा वोटों का अंतर हुआ। तो यहाँ पर कांग्रेस का दौर एक बार फिर से वापस आया, कांग्रेस की अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। तीसरा दौर आया 1990। 1985 के विधानसभा चुनाव में 56.27% वोट मिला था। 1985 का विधानसभा चुनाव, 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, चुनाव लड़े, 415, यानी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सब पहली बार 400 से ज्यादा का आंकड़ा लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार किया। तो लोकसभा चुनाव में वो आंकड़ा पार किया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 1985 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें 56.27% मतदाताओं ने वोट किया। लेकिन राजीव गांधी थोड़ी सी गड़बड़ी इनसे हो गई कि मुख्यमंत्री को ताश के पत्तों की तरह फेंकने लगे, इसको बनाया फिर हटाया, उसको बनाया उसको हटाया, फिर तीसरे को बनाया, इस तरह से वो करने लगे। 1990 के विधानसभा चुनाव में बिहार में देखिए, 1985 में मैंने आपको बताया 56.27 और 90 के विधानसभा चुनाव में 62.04, यानी तकरीबन तकरीबन 6% से ज्यादा का अंतर हुआ। और जैसे ही ये 6% से ज्यादा का अंतर हुआ, कांग्रेस पार्टी की सत्ता से विदाई हो गई शिव जी। और ऐसी विदाई हुई कांग्रेस पार्टी की सत्ता से कि आज तक कांग्रेस पार्टी बिहार की सत्ता में नहीं आ पाई। जनता दल की जीत हुई, लालू यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो लालू यादव की जीत नहीं, जनता दल की जीत हुई। कई निर्दलीय विधायक साथ आए, कई अन्य विधायक साथ आए, भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया। लेकिन उससे पहले जनता दल यूनाइटेड की विधायक दल की बैठक हुई। जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की बैठक में लालू यादव, रामसुंदर दास और रघुनाथ झा, इन तीनों में
टक्कर हुई जिसमें सबसे ज्यादा वोट लालू यादव को मिले, तो लालू यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन ध्यान रखिएगा 1990 की जीत सत्ता परिवर्तन था, कांग्रेस से शिफ्ट हुआ जनता दल, लेकिन 1990 की जीत लालू यादव की जीत नहीं थी। लेकिन फिर 1990 में 62 और 1995 में थोड़ा सा वोट कम हो गया, वो 61% मिला। सन 2000 में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई 62.27, लेकिन वो पिछले बार के यानी 61.79 से सिर्फ थोड़ा सा आगे बढ़ा 62.57, यानी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। 2005 में फरवरी में विधानसभा का चुनाव हुआ, रामविलास पासवान किंग मेकर बने, लेकिन किसी को समर्थन नहीं दिया तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो फरवरी 2005 को नहीं गिनते हैं। हम आते हैं अक्टूबर 2005। सन 2000 में विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी 62.57, याद रखिएगा। लेकिन 2005 के अक्टूबर के विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग का आंकड़ा है वो 45.85% रह गया। यानी जो पहला चुनाव हुआ था 1951-52 में, उससे 2.5-3% ज्यादा था। लेकिन जैसे ही ये 16% वोटिंग कम हुई, ध्यान दीजिएगा, 2000 जी के 62-57 से 2005 में 45.85 आ गया। जैसे ही ये 16% के लगभग वोटिंग कम हुई, तो लालू यादव का 15 साल का राज, यानी लालू यादव राबड़ी देवी के 15 साल के राज का अंत हो गया और बिहार की राजनीति में एक नए गठबंधन का सत्ता में उदय हुआ, एनडीए गठबंधन, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर आज तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और इस बार क्या खेला, पिछले चुनाव 2020 के विधानसभा चुनाव में 57.29% मतदाताओं ने वोट किया था, और 2025 के विधानसभा चुनाव में यानी पहले चरण में ही 64.66, यानी 57.29 से अगर आप 64.66 आ जाते हैं, तो तकरीबन 7-7.25%, 7.25% से ज्यादा मतदाताओं ने इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले वोट किया, यानी 5 से ज्यादा। तो इसका मतलब है कि या तो सत्ता बदलने जा रही है या सत्ता का स्ट्रक्चर बदलने जा रहा है। और बस यहीं से भाजपा हिल गई है, क्योंकि सत्ता बदली तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, राहुल गांधी मजबूत होंगे। और अगर सत्ता का स्ट्रक्चर बदला, मान लीजिए नीतीश कुमार का मन डोल गया और वो इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए, तो नीतीश कुमार अपने साथ साथ सिर्फ बिहार की सत्ता लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ नीतीश कुमार अपने साथ साथ लोकसभा के 12 सांसद भी लेके जाएंगे। और नीतीश कुमार जब अपने साथ लोकसभा के 12 सांसद लेकर जाएंगे, तो जो एकनाथ शिंदे को लगातार आप बेइज्जत कर रहे हो महाराष्ट्र में, वो भी तो अपने सांसद लेके जाएंगे, अजीत पवार भी तो लेके चले जाएंगे। चक्की पीसिंग हो जाएगी। फिर तो जयंत चौधरी भी कि मैं चौनी छाप नहीं हूं, उनका भी आत्मसम्मान जागेगा। और जब इन सबका जाग गया, तो अडानी के कारण जो फंसे हुए हैं चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, बेचारे जगन मोहन रेड्डी को जेल भेजना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली दरबार से इशारा हो गया कि नहीं, जगन मोहन रेड्डी को छुओगे तो फिर हमें अडानी पे भी तुम छुओगे, क्योंकि अदालत तो कहेगी कि भाई कि जिसने लिया उसको तो आप जेल भेज रहे हो, लेकिन जिसने दिया उसके खिलाफ कुछ नहीं करोगे क्या। तो वो फंसे हुए बेचारे दिल्ली दरबार की वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, तो उनका भी मन करेगा ना कि चलो सेकुलरिज्म की गाड़ी पे सवार हो जाते हैं, धर्मनिरपेक्षता की गाड़ी पे सवार हो जाते हैं, उसके बाद बड़े तबीयत से वाइए साथ जगन मोहन रेड्डी का हिसाब किताब करेंगे। फिर चाहे अडानी चपेट में आ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी चपेट में आ जाए, तो चाहे कोई और। अमित शाह चपेट में आ जाए, चाहे पीयूष गोयल चपेट में आ जाए, या फिर ध्यान से सुनिएगा, चाहे आजकल जो क्रांतिकारी बने घूम रहे हैं ना, आर के सिंह, वो चपेट में आ जाए, चंद्रबाबू नायडू को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी चपेट में आ जाए। जितने ऊर्जा मंत्री रहे मोदी सरकार में तब से लेके अब तक, उसमें से कई चपेट में आएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन चपेट में आएगा। फिलहाल तो बिहार की राजनीति में सब चपेट में आए दिख रहे हैं। एक बात बड़ी ताज्जुब है संतोष जी, कि इस बढ़े हुए वोट परसेंटेज के बाद खलबली दोनों पक्षों में मची हुई है। अगर ये चैन से नहीं सो पा रहे तो वो भी नहीं पा रहे, लेकिन उन्हें उत्साह ये बात है कि जो चुनाव आयोग ने उन्हें गारंटी दे दी कि इससे पहले जब जब वोट बढ़ा है तो सत्ता बेदखल हुई है। तो यही तो मोदी साहब को हैरान किया जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार ही चीख चीख के कह रहे हैं। कल ये सबूत के तौर पर माना जाएगा। उन्होंने पीला और कर दिया है। राहुल गांधी से पकड़ लेंगे और कहेंगे चुनाव आयोग नहीं बताया था कि जब जब टर्नआउट वोट बढ़ा 5% से ज्यादा सत्ता परिवर्तन हुई है। अब तो इन्होंने एक सबूत पकड़ा दिया, राहुल गांधी की बहस को दम दे दिया। और एक बात मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये ट्वीट और ये बातें कह रही हैं कि चुनाव आयोग कोई न कोई गड़बड़ी इस पूरे मसले पर कर रहा है। चुनाव आयोग खुद काम नहीं कर पा रहा है। ज्ञानेश कुमार के ऊपर किसका दबाव है? बताए जाते एक पीएमओ में जोशी साहब बैठते हैं, उनका दबाव है, शाह का दबाव है, मोदी का दबाव है, किसका दबाव है? नहीं, बिल्कुल जोशी आपको साहब
जोशी साहब तो सिर्फ संपादकों पे दबाव डालते हैं, इनके लिए तो वहीं कोई से, और है। नहीं वहीं से सब कुछ बनता है, वो दबाव सबसे बड़ा होता है। संपादक जिसने दबा लिए, उससे ताकतवर आदमी इस हिंदुस्तान में और कोई नहीं होता है। संपादकों को रोकना। शाम को एक पत्रकार से, एक कल मीम चल रहा था, एक पत्रकार घर पहुंचा, संपादक थे किसी के बड़े चैनल के, उनकी बीवी ने पूछा कुछ खाओगे कि आज फिर किसी के तलवे चाट के पेट भर के आए हो। बड़ी तेजी से कल दौड़ रहा था। अब जब मीम बनने लगे, पत्रकारों के नाम से संतोष जी एक दौर हुआ करता था, पत्रकार कहने में गर्व होता था। कहीं जाते थे और कह देते थे कौन हो भैया के पत्रकार, तो लोग सीट छोड़ देते थे, बिठाते थे, चाय पिलाते थे। आज आप कहिए पत्रकार है तो क्या है, अरे आप तो झूठ बोलने का ही काम करते हो। पहला शब्द अब जनमानस का ही है आपके प्रति। इतना आपने विश्वास जीता है, इधर वालों ने भी और इधर वालों ने भी। और हम और आप जैसे लोग जो कुछ कहना चाहते हैं, लोगों तक सच संदेश देना चाहते हैं, उनमें दो चार अंधभक्त आ जाते हैं, वो कहते हैं बिक गए हो। वो कहते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि कल हमने राहुल गांधी को लपेटा था, परसों तेजस्वी को लपेटा था, उस दिन 2 दिन पहले अखिलेश को लपेटा था, मायावती जी को लपेटा था, अरविंद केजरीवाल को लपेटा था, आज भाजपा को लपेट रहे हैं। लेकिन जो हमने 6 सवाल किए वो हमारे गौड़ कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। आखिर अब चुनाव आयुक्त ने सीधा कह दिया, आपने तो सारा बात खुलेआम बता दी है, लेकिन क्या ज्ञानेश कुमार ने सीधी रिजल्ट का परिणाम खोल के नहीं रख दिया कि भैया ऐसा होगा परिणाम, बाद में चिल्लाओ कि तुमने मदद नहीं की, तो अब मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टर्नआउट ये तय कर रहा है कि हम कहां तक बदलेंगे, या फिर 15% वोट बढ़ाओ। नहीं तो नहीं वो तो अरे कर ही दिया ना। वो तो शिव जी, बीजेपी के कार्यालय में नीतीश कुमार का कटआउट लगना, अमित शाह का ये कहना कि नीतीश कुमार ने जंगल राज से मुक्ति दिलाई, नरेंद्र मोदी के भाषण में नीतीश नीतीश का राग अलापना, अब जेपी नड्डा के भाषण में भी नीतीश नीतीश, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण में नीतीश नीतीश। तो ये कोशिश तो ये कर ही रहे हैं कि भाई ज्ञानेश कुमार ने बता दिया तो अब ये अपना वोट प्रतिशत एक तरह से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो सपना था वो सपना तो अब पूरा नहीं हो पाएगा अपना मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन नीतीश कुमार को किसी तरह से रोक के रखा जाए, नीतीश कुमार को किसी तरह से बांध के रखा जाए। वो कोशिश एक तरह से इनकी शुरू शुरू हो गई। लेकिन हाँ, एक चीज आपने कही कि खलबली दोनों में मची हुई है। दोनों में खलबली इसलिए मची हुई है शिव जी, क्योंकि दोनों ही जिस नीतीश कुमार को खत्म मान के चल रहे थे कि खत्म है नीतीश कुमार, अस्वस्थ है नीतीश कुमार, कई तरह की बातें कही जा रही, उस नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि मौसम खराब होने के कारण जब सब नेता टेलीफोन पे जनसभाओं को संबोधित करते थे, कर रहे थे, वो 250 किलोमीटर बाई रोड चले गए वो गाड़ियों से। तो ये एक ट्वीट खलबली है उधर आपकी भी बची स्क्रीन हुई, पर, इधर। एक ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, 2 घंटे पहले किया है गृह मंत्री ने। बिहार में यदि एनडीए की सरकार बनती है तो राज्य को बाढ़ मुक्त किया जाएगा। भैया 20 साल से किसकी सरकार थी? संतोष जी आपसे भी मेरा सवाल है, आप चूंकि बिहार के रहने वाले हैं, और गंगा, गंडक और कोसी नदियों का पानी किसानों के खेतों तक पहुंचाने की समुचित व्यवस्था एनडीए करेगा। मतलब अब हिंदू मुसलमान से काम नहीं चल रहा, अब घुसपैठियों से काम नहीं चल रहा, अब अब्दुल से काम नहीं चल रहा, अब झटका मीट से काम नहीं चल रहा। क्या राम जी के मंदिर की दुहाई बंद हो गई? केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं। आते हैं शिव जी इस पे। ये तो मेरा दिल का दर्द आपने एक तरह से छू लिया है, क्योंकि मेरा जिला सीतामढ़ी सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित रहा है। कांग्रेस के टाइम में एक राज्यपाल बन के गए थे बूटा सिंह जी। घर बनाते हैं तो कितने का मसाला लगाते हैं? सीमेंट में 3 एक का मसाला या 4 एक का मसाला लगता है, ये गांव देहात के लोग समझ जाते होंगे जिन्होंने घर बनवाया हुआ। फ्लैट वाले कल्चर में तो घर आपको बनवाना नहीं है। पता ही नहीं है कितना ऐ- एक का मसाला है, कितना सीमेंट है, कितना बालू है, ऐसी कितना। हालत कर दी थी बागमती नदी की बूटा सिंह के टाइम में। बूटा सिंह जब राज्यपाल हुआ करते थे, उनके बेटों ने मिलके कि पहली बारिश में वो तटबंध डूब गया, सीतामढ़ी पूरा का पूरा डूब गया, वो तटबंध टूट गया। ये सीता मैया का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि भाई बड़ी मुश्किल से, इसमें थोड़ा बहुत गिलहरी वाला योगदान मैंने भी दिया, क्योंकि हम लोग गांव जाते हैं तो हम लोगों को मुजफ्फरपुर उतरना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी की रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ी। एक दो ट्रेन भी वहां जाती है, लिच्छवी एक्सप्रेस और एक सत्याग्रह एक्सप्रेस जाती है। इतनी बुरी हालत उस ट्रेन की कर दी है कि वो टाइम पे कभी चलती नहीं।
अच्छा, सीतामढ़ी से वो ट्रेन जाती है और वापस आती है तो गंदी होती है, क्योंकि वहां पे वॉशिंग पिट नहीं है, धुलाई की व्यवस्था। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन सीता मैया के मंदिर से कुछ ही किलोमीटर दूर है, लेकिन बदहाली के आंसू रो रहा है। वहीं महसोल चौक पे 30 साल से एक पुल ओवर ब्रिज बनने की बात है रेलवे फाटक पे, आज तक वो बन नहीं पा रहा है। लालू यादव के टाइम में ये बात हुई थी कि सीतामढ़ी के रेलवे ट्रैक को जो है आगे जाकर परिहार तक ले जाना है और परिहार से आगे उसको भिट्ठा मोड़ तक ले जाना है। भिट्ठा मोड़ नेपाल का बॉर्डर है, भारत और नेपाल का बॉर्डर है, और भिट्ठा मोड़ से ही सारी बिजनेस एक्टिविटीज होती है, क्योंकि जो बिजनेस के ट्रक और गाड़ियां और ये सब जो जाती है वो भिट्ठा मोड़ से जाती है। दोनों तरफ कस्टम के ऑफिसेज है, बॉर्डर खुला है लेकिन कस्टम के ऑफिसेज है, वहां से गाड़ी जाती है। अब बिहार का इस तरफ का इलाका सीतामढ़ी, बिजली कितनी आती है, और उस तरफ का इलाका नेपाल, बिजली कितनी आती है। भिट्ठा मोड़ से लेके काठमांडू तक जो सड़क बनी है, क्योंकि उससे आप आगे जाएंगे तो 15 किलोमीटर बाद जनकपुर आता है, जो राजा जनक का महल था वो नेपाल में है। तो भिट्ठा मोड़ से काठमांडू तक की सड़क भारत सरकार के पैसे पे बनी है, चमचमाती हुई सड़क। लेकिन भिट्ठा मोड़ से आप सीतामढ़ी मुख्यालय आ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से आगे ये लोग एक इंच 1 सेंटीमीटर भी रेलवे जो पटरियां हैं वो आगे नहीं पहुंचा पाए हैं। और सीतामढ़ी तक जो रेलवे पटरियां पहुंची, हम जैसे लोगों के गिलहरी सहयोग से, रामविलास पासवान जी के सहयोग से, लालू यादव के सहयोग से, ममता बनर्जी के सहयोग से, क्योंकि रेल मंत्रालय मेरी बीट हुआ करती थी, उस रूट की भी इन्होंने कंडम हालत बना के रखी। तो ये विकास की बात करेंगे, ये बदलने बिहार की बात करेंगे, बाढ़ से मुक्त करने की बात करेंगे। पिछले 25-30 सालों से यही वादा कर रहे हैं, अभी तक बिहार को बाढ़ से मुक्त नहीं कर पाए हैं। और हालत यह है कि जिस नेपाल के साथ दोस्ताना रिश्ते आपको सहेज के रखने चाहिए थे, जिस नेपाल को आपको अपने खेमे में बना कर रखने चाहिए था, उस नेपाल की भी हालत है कि वहां भारतीय मीडिया जाए तो किस तरह से मार पिटाई हुई थी। इस बार आप सब लोगों ने देखा था कि भारत की मीडिया की क्या हालत हो गई। तो ये तो आपने मेरा दर्द छू लिया कि सीतामढ़ी जिस तरह से बदहाली की हालत में इन्होंने डाल रखा है, रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, और उसके बाद जो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मुख्यालय है सीतामढ़ी का, डुमरा है। डुमरा में डीएम ऑफिस है, एसएसपी का ऑफिस है, डुमरा का जेल है। अब वो डुमरा का जो गोल चक्कर है, जो शंकर चौराहा जिसको कहते हैं, वहां से आपको सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको सुबह और शाम में आपको याद आ जाएगी, इतना लंबा चौड़ा जाम लगता है, जिससे छुटकारा दिलाने की कोई कोशिश नहीं की गई है, जबकि बहुत ज्यादा मामला रखता नहीं था। और सीतामढ़ी, सीता मैया, चूंकि चुनाव आ गया तो इनको सीता मैया की याद आ गई। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ जाते, जरा आप दरभंगा की तरफ निकल जाते, गौतम ऋषि का आश्रम है वहां, भगवान राम गए थे और जिस तरह से पैर से छुआ तो पत्थर अहिल्या देवी बन गई। उस आश्रम को बनाने में, सजाने में, संवारने में बिहार सरकार ने क्या योगदान दिया, जरा उनको ये भी बताना चाहिए। उससे आप थोड़ा आगे बढ़ जाए, वहां पर एक बड़ा मंदिर है माता रानी का, जो नेपाल सरकार उसको देखती है। अभी पता नहीं मुझे आजकल क्या हालत है। ये तमाम चीजें, जिन चीजों पर इनको ग्राउंड जीरो पर फोकस करना चाहिए। हकीकत में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, शिवजी, जो पूरा जो मिथिला का बेल्ट है ना, यहाँ टूरिज्म की अपार संभावना है, टूरिज्म की अपार संभावना है। दुर्भाग्य से किसी भी सरकार ने, ये 20 सालों तक रहे, इन्होंने सीतामढ़ी के टूरिज्म की उच्च संभावनाओं को मटेरियलाइज करने की कोशिश ही नहीं की। किसी को नहीं पता है। आपको पता है, अगर बाहर वाले किसी लोगों को कहे कि बिहार में एक बड़ा अच्छा सा टाइगर रिजर्व है, नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को। लोग जिम कार्बेट याद रखते हैं, गुजरात का गिर याद रखते हैं, बिहार का किसी को नहीं पता। आपको कहा जाएगा कि बिहार में आप रोपवे से पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं, बड़ा शानदार क्लास है। कुछ यूट्यूबर्स उसको प्रमोट करते हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से क्या किया गया। आपको कहा जाएगा कि बिहार में पहाड़ भी है, नदी भी है, झरना भी है, माता रानी के बहुत बड़े बड़े मंदिर भी हैं, ऐतिहासिक स्थल भी है, धर्म और आस्था से जुड़े बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है। लेकिन एक गया को छोड़कर बाकी जगह आपने क्या काम किया, पता नहीं, कैसे किया, क्या किया, कोई जानकारी नहीं। ये सब रोजगार के अवसर है, आपने रोजगार के इन अवसरों को एक तरह से मटेरियलाइज नहीं किया गया। हालत ये थी, शिव जी, मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध नगर के सांसद है महेश शर्मा साहब, संस्कृति मंत्री हुआ करते थे। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। ये लोग कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सरकार ने हलफनामा दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है।
महेश शर्मा ने संस्कृति मंत्री होते हुए सदन के अंदर एक सवाल के जवाब में लिखित में कहा था कि सीता मैया यानी मां सीता का कोई अस्तित्व है, ये वैज्ञानिक तरीके से साबित नहीं होता है। अब जिन सीता मैया के पिताजी राजा जनक का महल नेपाल में जनकपुर में है, जो भारत जिसको विकसित कर रहा है, सीता मैया का जो जन्मस्थली जहां वो प्रकट एक तरह से हुई घड़े में, जब राजा जनक हल चला रहे थे, वो पुरौरा धाम जिसको विकसित करने की बात ये लोग कर रहे हैं, इन्हीं के मंत्री ने सदन के रिकॉर्ड पर लिखित जवाब में कह रखा है कि उनके अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला। आज चुनाव आए, जब फंस गया तो फिर उनको सीता मैया की मंदिर याद आ रहा है। राम मंदिर का आधार शिलान्यास कर दिया था ना उन्होंने, तो भगवान अयोध्या राम हार ने नहीं सजा गए? दी, भगवान अयोध्या राम हार ने नहीं सजा गए? दी। नहीं, सिर्फ अयोध्या ही नहीं हारे, 400 पार का नारा देने वाले, 303 सांसद रखने वाले 240 पर लाकर पटक दिया भगवान श्री राम ने। तो सीता मैया की धरती सीतामढ़ी के साथ तो लगातार ये लोग जो है वो भेदभाव कर रहे हैं, और सीता मैया इनको सबक सिखाएगी। पूरा का पूरा तिरहुत का इलाका, पूरा का पूरा मिथिलांचल का इलाका, आप कब से कह रहे हो बाढ़ मुक्त? हर चुनाव आता है तब आपको बाढ़ की याद आ जाती है, हर चुनाव आता है तो आपको बाढ़ की याद आ जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं, अब देखते हैं। पहले चरण में तो बिहार की जनता ने बता दिया, दूसरे चरण में देखते हैं कि बिहार की जनता आगे क्या बताएगी। चलिए, दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, और संतोष जी ने बड़ी लंबी बात की है, बिहार को अपने शब्दों में पिरोया है कि क्या सीता मैया का प्रयोग कर रहे हैं, क्या राम जी का प्रयोग कर रहे हैं, क्या बाढ़ का प्रयोग कर रहे हैं, और क्या ज्ञानेश कुमार जी का प्रयोग कर रहे हैं, जिन्होंने अपने दोनों हाथ यूं खड़े कर दिए कि साहेब आप जानो आपका काम जानो। इसी के साथ विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।